विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं अर्धवार्षिक पेपर 2022-23 का 9वीं क्लास का हिंदी विषय है इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कौन कौन से प्रश्न आए हैं और क्या इसके सॉल्यूशन रह सकते हैं। यहाँ पर आपको एक छोटा सा गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़ करके आपको आंसर्स देने हैं। ये पूरा का पूरा गद्यांश है, बहुत अच्छा सा गद्यांश है। इसको पढ़ने के बाद में आपको आंसर देना है। इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं, आदि काल में मानव जीवन किस पर आधारित था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, आदि काल में मानव जीवन वन में उत्पन्न कंद मूल तथा प्राकृतिक उत्पादनों पर आधारित था। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट है, इसमें लकड़ी का प्रतिरूप क्या है। तो लकड़ी का प्रतिरूप जो है हम आराम से बता सकते हैं। सीधा सीधा लकड़ी जो है कोयले को, मतलब लकड़ी के कोयले को लकड़ी का प्रतिरूप बताया गया है। लकड़ी के कोयले को ही लकड़ी का प्रतिरूप बताया गया है। वृक्षों से प्रत्यक्ष लाभ के दो उदाहरण आपको बताने हैं। तो वृक्षों से प्रत्यक्ष जो लाभ होता है उसमें क्या होता है, बाढ़ पे जो नियंत्रण करता है, साथ ही साथ जो है वृक्षों से इमारती लकड़ी प्राप्त होती है जिसमें रेल के डिब्बे और फर्नीचर बनाए जाते हैं। इस गद्यांश के हिसाब से हमें आंसर देने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया आपसे, पूछा गया वृक्षों के दो परोक्ष फायदे। ठीक है, आपको दो परोक्ष फायदे भी आपको बताने हैं। उसके बाद जो है आप और भी बता सकते हैं। इसी तरह से जो है आप क्या बता सकते हैं, वृक्षों के जो फायदे हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। प्रत्यक्ष लाभ तो हम यहाँ से कर सकते हैं। प्रत्यक्ष लाभ के दो उदाहरण जो है आप दे सकते हो। और परोक्ष फायदे क्या क्या है वो भी हम देख सकते हैं। इसमें जो है परोक्ष फायदों में इमारती लकड़ी से भवन निर्माण, कृषि यंत्र परिवहन जैसे रथ, ट्रक और रेल के डिब्बे, फर्नीचर आदि बनाए जाते हैं। ये भी आप कह सकते हो। बहुत सारे आंसर्स जो है सिंपली आपको इसमें दिए गए हैं। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, तो गद्यांश का होगा मानव जीवन एवं प्रकृति। ये इसका शीर्षक हो जाएगा। उसके अलावा जो है आपसे क्या पूछा गया है, वनवास काल में राम सीता लक्ष्मण ने कहाँ लंबा समय बिताया था। तो उन्होंने जो है एक पंचवटी नामक कुटिया पर जो है सबसे लंबा समय बिताया था। तो इस तरह से ये सारे के सारे आंसर्स हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है, इसमें आपको एक काव्यांश यानी कविता दी गई है। इस कविता को पढ़ने के बाद में इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, किसान किससे प्यार करता है। तो किसान अपनी धरती अर्थात हरी भरी खेती से प्यार करता है। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया जन मन का अधिनायक किसे कहा गया है। तो जन मन का अधिनायक जो है ग्राम देवता यानी कि किसान को कहा गया है। उसके बाद जो है शब्द भूमि शब्द का समानार्थी शब्द जो है वो धरा हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, काव्यांश में क्या संदेश व्यक्त हुआ है। तो किसान कष्ट में जीवन व्यतीत करके दूसरों के हित में जो है दूसरों का हित करता है यानी कि दूसरों के लिए फसल उगाता है। ऐसे किसान के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए। यही जो है काव्यांश में संदेश व्यक्त हुआ है। काव्यांश का उचित शीर्षक जो है वो ग्राम देवता यानी किसान जो है, आप इसका आंसर लिख देंगे। इसके बाद आपको जो है निबंध लिखने थे 200 शब्दों में। प्लास्टिक की थैली, मोबाइल वरदान या अभिशाप है जो है आपका मेरी प्रिय पुस्तक, और कटते जंगल और घटता मंगल। इसके ऊपर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वयं को दिल्ली का निवासी मीनाक्षी मानकर अपनी माताजी को एक पत्र लिखना है जिसमें शीतकालीन अवकाश में शैक्षिक भ्रमण पर जाने की सूचना दी गई हो। अथवा में आपका मित्र जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा में प्रथम आया है तो उसे बधाई देते हुए एक संवाद लिखना है। संवाद मतलब आपस में जो बात होती है उसको लिखना है। यहाँ पे अनु उपसर्ग से दो शब्द जो है बनाना है। अनुकाल होगा, अनुकूल होगा, अनुरूप होगा, अनुगुण होगा, बहुत सारे हैं। इसके बाद जो है परसर्ग ने यहाँ पे रमेश ने मीठा फल खाया, पंक्ति में विशेषण का वचन बदल करके पुनः वाक्य लिखे। तो रमेश ने मीठे फल खाए, मीठे हो जाएगा यहाँ पे, बस फल खाए ये आएगा खाए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसर्ग ने के कारण क्रिया सदैव जो है किस काल में होती है। तो वो भूतकाल में हो जाती है। भूतकाल में जो है क्रिया हो जाती है। कोयल गाना गा चुकी है, इस वाक्य में कर्ता के साथ में परसर्ग ने लगा करके पुनः वाक्य लिखना है। तो कोयल ने गाना गा लिया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखने हैं। तो सरल वाक्य या साधारण वाक्य बोलते हैं, एक संयुक्त वाक्य और एक मिश्र वाक्य, तीन तरह के वाक्य होते हैं। अच्छा, पक्षी के दो पर्यायवाची लिखने हैं, आप आसानी से बता सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। एक तो आप लिख सकते हो कि पक्षी का जो है पंछी होता है, उसके अलावा दूसरा परिंदा होता है, उसके अलावा जो है गगनचर होता है, उसके अलावा पाखी होता है, उसके अलावा पखेरु होता है। बहुत सारे हैं पक्षी के पर्यायवाची। आस्तिक और स्वाधीन शब्द के विलोम ले, आस्तिक का नास्तिक हो जाएगा, स्वाधीन का पराधीन हो जाएगा। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ जो है बहुत अधिक कठिन कार्य करना। बहुत प्रिय होना यानी कि सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि आंखों का तारा होना। ठीक है, इसका अर्थ लिख करके आपने कोई भी वाक्य अपनी मर्जी से प्रयोग कर सकते हैं। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें यहाँ पर जो है कवित्री ने शिव का निवास स्थान जो है कहाँ बताया है। तो अगर ये कविता आपने पढ़ ली है तो आपको पता चल जाएगा कि शिव का निवास स्थान जो है थल थल में बसा हुआ है, यानी कि कण कण में। कवित्री कहती है कि शिव का निवास स्थान जो है वो कण कण में
बसा हुआ है, यानी कि शिव जो है वो कण कण में बसे हुए, प्रत्येक कण में जो है उन्होंने शिव का वास बताया है। इसके बाद में भेद ना कर ऐसा क्यों कहा गया है, तो इसका क्या आंसर आपने लिखा होगा वो सही होना चाहिए, क्योंकि आपकी पंक्ति जो है कविता के हिसाब से समझ में नहीं आती है, उसी वजह से आप जो है नंबर जो है सही नहीं ला पाते हैं। तो भेद ना कर वो इसमें है, सीधा सीधा है आपका। भेद ना कर ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि भेदभाव जो है हिंदू मुसलमानों में किया जाता है, यानी लोगों में किया जाता है, जो धर्म के आधार पे सही नहीं है। ये सब चीज़ें आप लिख करके जो है कर सकते हैं, यहाँ पर सीधा सीधा आप लिखना है, ठीक है। आप जो खुद ज्ञान है, आप खुद को जान लो वही काफ़ी है, इसीलिए भेद ना कर इसलिए कहा गया है। कवित्री ज्ञान ज्ञानी जन को क्या जानने की प्रेरणा देती है, तो कवित्री ज्ञानी जन को जानने की यह प्रेरणा देती है, ये दे रही है कि अपने अंदर जो स्थित आत्मा को जानने की कोशिश करो, ठीक है। कवित्री ज्ञानी जन को यह कह रही है कि आपके अंदर जो भी अंदर जो है, यानी कि आपके अंदर आत्मा को पहचान करके ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जानने की प्रेरणा दे रही है। इस तरह से आप लिख सकते हैं कि अपने अंदर की आत्मा को पहचान कर ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए कवित्री जो है प्रेरणा दे रही है। इसका अथवा पाठ में फिर से आपको एक और दिया है, फैली खेतों में दूर तलक। अब इसमें यहाँ पे क्या पूछा गया देखिए, इसके आंसर से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है कविता जो है हमारी किसके द्वारा लिखी गई है, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है, और कविता कौन सी है, हमारी ग्रामश्री है, ठीक है ना। इसमें जो है आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया है सीधा सीधा, खेतों में फैली हरियाली की तुलना किससे की गई है, तो हम क्या कह सकते हैं इसका आंसर सही सही कि खेतों में जो फैली हरियाली है उसकी तुलना किससे की गई है, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा उसको हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए, जो खेतों में फैली हरियाली है ना, उसकी तुलना जो है मखमल की कोमल हरियाली से की गई है, ठीक है। यहाँ पे सीधा सीधा लिखे तुलना मखमल कोमल मखमल से की गई है, या तो आप लिख सकते हैं कोमल मखमल से की गई है, कोमल मखमल से की गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे तिनकों पर सूर्य की किरणों का क्या प्रभाव पड़ता है, हरे तिनकों पर सूर्य के किरणों का क्या प्रभाव पड़ता है, हम इसको कैसे बता सकते हैं अच्छी तरीके से, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो किस तरह से हो जाएगा देखिए, यहाँ पर जो है हरे तिनकों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो हरे तिनके जो है वो हरे खून की तरह झलकते हुए दिखाई पड़ते हैं, और अरहर और सनई की जो पकी हुई फलियां हैं वो घुंघरू की तरह आवाज़ करती हैं और बहुत ही सुंदर सुनाई देती है। तो इस तरह से इसका आंसर हम लिख देते तो सारे आंसर्स हमारे कंप्लीट हो जाते। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं, इसमें से कोई 3 प्रश्न आपको करने हैं। चंद्रग्रहण से लौटते समय कवि कहाँ और क्यों रुक जाता है, चंद्रग्रहण से लौटते समय कवि क्यों कहाँ और क्यों रुक जाता है, ये आपको बताना है, और अच्छी तरह से आपको याद भी होगा कि कवि जो है खेत की मेड़ पर रुक जाता है, ठीक है ना। वहाँ चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा था और कवि जो है प्रकृति के सौंदर्य को देख करके आगे नहीं बढ़ सका, इसलिए जो है वहाँ पे वो रुक जाता है। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, रसखान ब्रज भूमि में क्या क्या बनकर जन्म लेना चाहते हैं, तो रसखान मैंने कल ही ये क्वेश्चन सारे करवाए हैं कि रसखान जो है क्या बन के, तो वो जो है ग्वाले के रूप में, ठीक है, गायों को चराते हुए पशुओं के रूप में, सभी रूप में जो है वो अपने आप को जो है जन्म लेना चाहते हैं। कोयल अर्धरात्रि में क्यों चीख उठती है, इसका क्या आंसर आपने लिखा है वो सही लिखना था आपको। तो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही सही आंसर जो हम लिखेंगे वो होगा, कवि को अंदेशा है कि कोयल जो है कैदियों पर ढाए जाने वाले घोर अत्याचारों को देख करके द्रवित या जो है बहुत परेशान हो उठती है, इसलिए जो है दुख के मारे आधी रात को जो है वो उठ जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे गद्यांश दिया गया, इसको पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर 3 है, यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक का नाम क्या है, सालिम अली की तुलना किससे की गई है, और सालिम अली ये सफ़र अन्य सफ़रों से कैसे भिन्न है सालिम अली का, ये आपको बता देना है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन हैं, मैंने कल करवाया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसमें। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, तो यहाँ पर जो है तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, लेखक ने यह किसके लिए कहा है और क्यों कहा है, यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे कि लेखक ने जो है साहित्यकार प्रेमचंद के लिए कहा है। लेखक ने किसके लिए कहा है, ये प्रेमचंद के लिए कहा है, और क्यों कहा है, तो एक बार जो है क्योंकि लेखक ने प्रेमचंद का एक फ़ोटो देखा था जिसमें वो अपने पत्नी के साथ खड़े थे और उस फोटो में उनके फटे हुए जूते दिख रहे थे, और साथ ही साथ उस जूते से बाएं पैर के उंगली भी बाहर निकली हुई थी। ये देखकर लेखक को लगा कि प्रेमचंद जो है फोटो का महत्व नहीं जानते, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा था। लोग सुंदर फोटो खिंचवाने के लिए क्या क्या करते हैं,
तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि लोग जो है अपनी सुंदर फोटो खिंचवाने के लिए उधार के जूते, उधार का कोट और यहाँ तक कि उधार की बीवी तक मांग लेते हैं। इसके साथ कई लोग तो इत्र लगाकर फोटो खिंचवाते हैं ताकि फोटो भी महकती रहे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने, लेखक का यह कथन प्रेमचंद के किस गुण को और संकेत करता है। तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं सीधे सीधे, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा प्रेमचंद अपने जीवन में सरल और सहज रहे, उन्होंने कभी भी दिखावटीपन का जीवन नहीं जिया। लेखक का यह कथन जो है उनकी आडंबरहीनता का जो है संदेश देता है, संकेत करता है। किस गुण की ओर संकेत करता है? उनकी आडंबरहीनता, उनके अंदर कोई भी दिखावा नहीं है, उसकी ओर संकेत करता है। उसके बाद जो नीचे दिए गया आपका क्वेश्चन है, जैसे कौजी हॉस में हीरा मोती ने किस तरह एकता दिखाई थी, मैना की अंतिम इच्छा क्या थी, और लेखक को भिखमंगे का वेश बना करके यात्रा क्यों करनी पड़ी थी, मेरे संग की औरतें पाठ का मूल संदेश या उद्देश्य क्या है। इसके अथवा में जो पूछा गया, रीढ़ की हड्डी एकांकी में सामाजिक खोखलेपन पर निहित व्यंग को स्पष्ट कर देना है। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 के उत्तर दे देने हैं। बाढ़ को बढ़ता देख करके पटना वासियों की क्या प्रतिक्रिया थी, चोर माँ की किस बात से प्रभावित हुआ, और गोपाल प्रसाद के तकियानुसी विचार क्या थे, और टिहरी शहर में आपाधापी मचने का क्या कारण था, और राम स्वरूप ने लड़के वालों के सामने उमा की पढ़ाई को क्यों छिपाया। तो ये सारे क्वेश्चंस आए थे और ज़्यादातर हमने आंसर्स डिस्कस कर लिए। बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस हैं और ये प्लेलिस्ट आ रही है, इसको जरूर देख लें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।